हेलो एवरीवन, आज हम दूसरा पार्ट देखने वाले हैं 100 क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं जो इस साल प्रीलिम्स में। तो आज हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे ऑफ पॉलिटी फ्रॉम करंट अफेयर्स, जो पिछले 1-1.5 साल में जो भी कुछ करंट अफेयर्स में रहा है वो हम आज देखने वाले हैं। जैसे कि आप सबने देखा होगा सेंसिस हो रहा है, सेंसिस करंट अफेयर में था। फिर स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कर रहा है, वो न्यूज में था, उस पर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। और प्रेसिडेंट रूल लगा मणिपुर में। फिर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट भी आई। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे जो न्यूज में चल रहे थे पॉलिटी में। तो 50 क्वेश्चन इसलिए रखे हैं क्योंकि पॉलिटी में जनरली करंट अफेयर से थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए 50। अगर इन्वायरमेंट के होते तो 80 क्वेश्चन करते। तो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको बोर्ड में और एक बार पढ़ूंगा और मैं साइड हूंगा, आप वीडियो पॉज करना और उसको सॉल्व करने की ट्राई करना, फिर हम उसके डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सिक्किम की इंटीग्रेशन पे है। इसकी 50th एनिवर्सरी है, तो इसलिए क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है सिक्किम पे। सिक्किम was protectorate of India from 47 to 74, during which India was responsible for defense, external affairs and communications. First, 35th Amendment introduced a new class of statehood by designating Sikkim as an associate state. Third, Sikkim became 22nd state of India through 36th Amendment, which also abolished the institution of the Chogyal. Special provisions for state of Sikkim enshrined under Article 371F of the Indian Constitution. करेक्ट बताना है। चलो देखते हैं। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया जो सिक्किम था वो प्रोटेक्टोरेट स्टेट था इंडिया का 47 से 74 तक, और इंडिया इसके एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशंस और डिफेंस देखता था, और जो चौग्याल था वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, जो चौग्याल डायनेस्टी थी। सेकंड भी करेक्ट है। एस्पिरेशन जो सिक्किम की थी उनको फुलफिल करने के लिए एसोसिएट स्टेट का इनको स्टेटस दे दिया गया था। थर्ड भी सही है। फुल स्टेटहुड दे दी थी 36th अमेंडमेंट में। और फोर्थ भी सही है। यूनिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए 371F, इसमें काफी स्टेट्स को 371 में प्रोटेक्शन दी गई है, एफ को, एफ में सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44th अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए इमरजेंसी प्रोविजंस में। 50th एनिवर्सरी इमरजेंसी की जो 75 में लगी थी, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 44th अमेंडमेंट ने टर्म चेंज कर दी इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रेबिलियन, और 44th अमेंडमेंट ने नेशनल इमरजेंसी कुड बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ओरल एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन, मतलब प्रायर टू 44th अमेंडमेंट ओरल एडवाइस से नेशनल इमरजेंसी लग जाती थी। 44th अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर द that the fundamental rights guaranteed by Article 20 and 21 cannot be suspended even during operation of national emergency. Under the current provisions, a resolution for the continuation of an emergency must be passed by either house of the parliament by a simple majority. Correct बताना इसमें। चलो देखते हैं। पहला करेक्ट है। इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज कर दिया गया था बाय आर्म्ड रेबिलियन। बहुत डीप में डिस्कशन में नहीं जाएंगे, प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस देखो इसको, कि आपको जो करंट अफेयर्स में आपको आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो आप रिवाइज करो जाके। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोसीजर चेंजेस कि रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए होगी ऑफ द कैबिनेट। प्रेसिडेंट ओरल एडवाइस से प्राइम मिनिस्टर पे नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकता। 44th में ही ये हुआ था कि 21 एंड 20 ये सस्पेंड नहीं हो सकते इमरजेंसी के टाइम। और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सिंपल नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ये 44th अमेंडमेंट ने ही चेंज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल पे। आपने अभी देखा होगा मणिपुर में लगा था रिसेंटली, तो इसलिए इस पे क्वेश्चन बन सकता है। द प्रेसिडेंट कैन इशू अ प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अ रीजन इन विच गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड on in accordance with the provisions of the constitution. A proclamation imposing president's rule must be approved by both the houses of parliament within 2 months from the date of the issue by a special majority. If the proclamation is approved by both the houses, president's rule continues for 6 months and it can be extended for maximum period of 3 years.
सुप्रीम कोर्ट इन एसर बोमई केस हेल्ड दैट जो प्रेसिडेंट रूल है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर है। तो आपको इसमें से करेक्ट बतानी है। फर्स्ट तो करेक्ट है, तो एज इट इज 356 में लिखी हुई है जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी। सेकंड इनकरेक्ट है, क्यों? सिंपल मेजोरिटी है। जो नेशनल इमरजेंसी है उसमें स्पेशल लगती है, और जो प्रेसिडेंट रूल और या फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसमें सिंपल मेजोरिटी लगती है। तो ये सिंपल सा फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। और ये एक टाइम पे 6 महीने के लिए और मैक्सिमम 3 साल के लिए लग सकती है, ये भी याद रखना पड़ेगा। और रिपीटेड अप्रूवल चाहिए होगी आफ्टर एवरी 6 मंथ्स ऑफ फ्रॉम द पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी सही है कि जो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ गया, एसर बोमई केस ने बोला था कि यार जो प्रेसिडेंट रूल है ना, इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर सी बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। एक्चुअली ना रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया था, जजमेंट दी थी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, तो इस पे पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड द पब्लिक ऑर्डर आर इंटरचेंजेबल grounds for imposing reasonable restrictions. The Supreme Court has ruled that the right to access internet is a fundamental right under 19(1) clause A, medium for exercising free speech. Parliamentary privilege under Article 105 does not provide a cloak of immunity to a legislature who accepts a bribe to cast a vote or make a speech in the house. तो तीनों में से आपने बतानी है करेक्ट कौन सी ऑप्शंस हैं। एक बार पढ़ लो पॉज करके। पहली स्टेटमेंट गलत है, ये इंटरचेंजेबल नहीं है, ये अलग अलग है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट सीरियस थ्रेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट हो रहा है, और जो पब्लिक ऑर्डर है वो लोकल डिस्टर्बेंसेस है, तो ये दोनों अलग अलग है, इंटरचेंजेबल नहीं है। सेकंड सही है, इंटरनेट राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट ये इसमें अंडर एक्सेप्ट हो गया था। और स्टेटमेंट 3 भी सही है। देखिए अब आप ब्राइबरी ले रहे हो कि आप कुछ पार्लियामेंट में बोलने के लिए, वो आप प्रोटेक्टेड नहीं हो उससे। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स भी बहुत न्यूज रहा है पिछले साल में, तो क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल 323A कंटेम्पलेट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स। आर्टिकल 323B अलाउज ओनली फॉर 1 ट्रिब्यूनल फॉर सेंटर एंड 1 फॉर ईच स्टेट। NGT is a constitutional body established under Article 323B. L. Chandra Kumar judgment, power of judicial review of the high courts over the decision of these tribunals cannot be excluded. Parliament may by law exclude jurisdiction of all courts except the Supreme Court under 136 article respect to matters falling under Article 323A. इन तीनों में से बताओ सही कौन से हैं। देखो फर्स्ट गलत है, क्योंकि वो इंटरचेंज किए हुए हैं। आर्टिकल 323 में कोई हायरार्की नहीं है, सॉरी आर्टिकल 323 में हायरार्की है, और आर्टिकल 323A में एक ट्रिब्यूनल मिलती है सेंटर को, एक ट्रिब्यूनल मिलती है स्टेट को। ये भी इनकरेक्ट है। एनजीटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एनजीटी एक्ट के अंडर बनी थी। चंद्र कुमार केस में थर्ड स्टेटमेंट सही है कि ये बेसिक जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है, तो इसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ट्रिब्यूनल उसके अंडर आती हैं। फिर ये तो लिटरल टेक्स्ट ही लिखा हुआ है आर्टिकल 323A का, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट गलत थी और थर्ड सही थी और फोर्थ भी सही थी। ओनली 2 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई थी, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये नीति आयोग निकालती है विद कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। स्टेट्स को 4 पिलर पे रैंक किया गया है, पुलिस, प्रिजन्स, जुडिशरी एंड लीगल एड। रिपोर्ट ने लार्ज और स्मॉल स्टेट्स को सेपरेटली रखा है, और कर्नाटका ने टॉप किया है फ्रॉम लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स। तो आपने बताना है कौन कितनी स्टेटमेंट सही है इसमें से। तो पहली गलत है, क्योंकि ये टाटा ट्रस्ट निकालती है, ये कोई नीति आयोग नहीं निकालती। और 4 पिलर्स जो बोले थे सही थे, वही 4 पिलर्स हैं। और ऑब्वियसली बहुत जितने भी ज्यादातर रैंकिंग होती है वो लार्ज एंड जो स्मॉल स्टेट्स हैं सेपरेटली करते हैं वो। और करेक्ट ये सही है, कर्नाटका ने टॉप किया, और स्मॉल स्टेट्स में सिक्किम ने टॉप किया था। नेक्स्ट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, आप एक बार देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मैंडेट्स दैट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी अपॉइंटेड एज द CJI।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट सीजीआई अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज ही डीम्स नेसेसरी। सेकंड जजेस केस ने सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ सीजीआई। फिर एमओपी रिक्वायर्स आउटगोइंग सीजीआई टू रिकमेंड द नेम ऑफ देयर सक्सेसर, यूजुअली सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें से बताना कितनी स्टेटमेंट सही है। इसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी सही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली ये कुछ लिखा नहीं हुआ कि सीनियर मोस्ट जज को ही आप सीजीआई अपॉइंट कर सकते हो। ऐसा बहुत बार हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट नहीं किया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों सही लिखी हुई हैं। तो एक बार ये पढ़ लेना आप, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। आगे देखते हैं। सेक्शन 498 ऑफ ए ऑफ सीपीआई आईपीसी बीएनए आया था, तो क्योंकि यूपीएससी की आदत है 2-3 साल बाद क्वेश्चन पूछती है, तो इस पे आ सकता है क्वेश्चन। ये वाला सेक्शन, क्रुएल्टी बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स टुवर्ड्स अ मैरिड वुमन एंड हिज कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है ये। नेक्स्ट, जो क्रुएलिटी टर्म है उसको एक्सक्लूसिवली फिजिकल इंजरी और हरासमेंट से डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर इस केस में आर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड दैट पुलिस मस्ट नॉट ऑटोमेटिकली अरेस्ट accused under section 498A without satisfying the parameters laid down in section 41 of CRPC. फिर BNS 2023 has entirely omitted the provision of section 498A to prevent its reported misuse. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ही स्पेसिफिक चीजें पूछी हुई हैं, बट BNS पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए पूछी है। एक बार देखो फिर। पहली स्टेटमेंट तो सही है, ये एक कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि यार ये बहुत ब्रॉड टर्म डिस्क्राइब की हुआ है क्रुएलिटी, ये बहुत कोई स्पेसिफिकली सिर्फ फिजिकल हार्म से लिमिट नहीं किया हुआ इस डेफिनेशन को, कोई बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन दी हुई है। ये स्टेटमेंट सही है, आप एक बार पढ़ लेना इसको, सिंपल सी है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये पूरी तरह ओमिट नहीं कर रही है, कुछ प्रोविजंस हैं जो रिटेन की हैं बीएनएस ने, तो अगर पढ़ लेना आप दोनों स्टेटमेंट्स को। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 75th ईयर अपना सेलिब्रेट कर रही है, तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आ सकता है इस पे। मैंने सब ऐसे करंट अफेयर्स इंक्लूड किए हैं कि होपफुली 1-2 आपको पेपर में देखने को मिल जाए। मैं भी होप कर रहा हूं, आप भी होप कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑन जनवरी 25, 1950, और जो हम डे आज नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। While the Constitution provides a multi-member commission, the ECI functioned as a single-member body from 1950 until 61st Amendment. अनूप बरनवाल केस एंड सब्सिक्वेंट एक्ट 2023, इन्होंने एक सिलेक्शन कमेटी बिठा दी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये पूछ सकते हैं आपको। सीजीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी मेंबर्स हैं वो कैसे अपॉइंट हो रहे हैं, तो वो प्रोसेस आप ध्यान से देखना। फिर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर्स आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। देखो फर्स्ट तो करेक्ट है, इसी तरीके को बनी थी। सेकंड भी करेक्ट है कि 61st अमेंडमेंट जब तक नहीं हुई तब तक 21 साल थी वोटिंग एज, 21 साल से ज्यादा फिर वोट कर सकते हो आप, तो इसलिए सिंगल मेंबर बॉडी ही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे ही ये हुआ और 18 साल से ऊपर आप करने लग गए तो ये 3 मेंबर बॉडी बना दी गई। ये गलत है, ये ध्यान से देखना। अब जो अनूप बरनवाल केस है उसमें सीजीआई को इंक्लूड किया गया था, बट 2023 में एक एक्ट आया जिसमें सीजीआई की जगह कैबिनेट मिनिस्टर आ गया। तो अभी प्रेजेंट में क्या है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ये 3 हैं जो सिलेक्शन कमेटी में बैठते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है कि जो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है इनकी सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस। आगे देखते हैं। स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस काउंसिल्स, असम ने कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ये बहुत ही इन डिटेल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। जो एडीसीज हैं
are under 6th schedule. These statutory councils are created through acts of the state legislature, do not possess constitutional status. The recent amendments passed by Assam mandate that seats in these councils must be reserved exclusively for STs to ensure ethnic representation. These councils, such as Rabha Hazong and Tiwa autonomous councils, exercise administrative and financial powers of subjects transferred by the state government, but do not have the power to make laws like 6th schedule councils. Governor of Assam acts as the sole appointing authority for all members of these statutory councils, bypassing the requirement for democratic elections. तो करेक्ट बताओ कौन कितनी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है? देखो 2 स्टेटमेंट्स गलत है. फर्स्ट तो सही है, स्टेट एक्ट्स में बनती है, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बनती है. ये क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक मोर इंक्लूसिव प्रोसेस के लिए थी. ये जो अभी अमेंडमेंट आई हुई थी ना कि सबको और इंक्लूड किया गया, ऐसा नहीं है सिर्फ एसटीज के लिए ही रिजर्वेशन रखी है. तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है. ये सही है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी है. ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत क्यों है? ये डेमोक्रेटिक इलेक्टेड बॉडी डिजाइन कर रहे हैं. वाइल द स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू अपॉइंट इंटरिम काउंसिल्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स बिफोर इलेक्शंस आर हेल्ड, द परमानेंट स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज. तो गवर्नर नहीं करता सब कुछ, तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है गवर्नर के पास सारी पावर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप पढ़ लेना इसको एक बार. राइट टू वोट इन इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी राइट क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. असर्शन रीजनिंग का यूपीएससी काफी पूछती है इस टाइप का क्वेश्चन. आरपी ऑफ 1951 लेज डाउन द कंडीशंस अंडर विच अ पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द वोटिंग. तो बताओ चारों में से कौन सी ऑप्शन सही है? देखो दोनों ऑप्शन सही हैं, बट रीजन सही नहीं था. ये ऑप्शन इंडिपेंडेंटली सही है, ये ऑप्शन इंडिपेंडेंटली सही है. अभी राइट टू वोट स्टैट्यूटरी राइट है, वो इसमें नहीं है. तो ये स्टेटमेंट रीजन सही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही लिखी हुई हैं. is a provision of the law but it doesn't explain the legal nature of the right itself which is grounded in the constitution text of article 326. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. कुछ एविएशन का हुआ ही था, आपने देखा था सबने, एविएशन से काफी इश्यूज आ रहे हैं. तो एविएशन कैसे रेगुलेट हो रहा है उस पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है. एक बार देख लेते हैं. डीजीसीए, बीसीएस, एईआरए, तो इनमें से हमने कॉन्टेक्सचुअल रेगुलेशन बताने हैं. जो डीजीसी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. जो बीसीएएस है रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी की है. एईआरए रेगुलेट्स टैरिफ्स एंड अदर चार्जेस फॉर एरोनॉटिकल सर्विसेज. तो बताओ कितने पेयर्स सही हैं? सो सारे ही सही हैं. जो डीजीसी है वो सेफ्टी के लिए है, जो बीसीएस है वो सिक्योरिटी के लिए है, वो एईआरए है वो इकोनॉमिक और टैरिफ रेगुलेशन है, रेगुलेटरी बॉडी है. नेक्स्ट देखते हैं. वाइस प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन है. वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस काफी न्यूज में था, तो क्वेश्चन बन सकता है. वाइस प्रेसिडेंट सबमिट्स द रेजिग्नेशन फॉर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु देन कम्युनिकेट्स इट टू द प्रेसिडेंट. इन द इवेंट ऑफ वेकेंसी इन द ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट ड्यू टू रेजिग्नेशन an election to fill vacancy must be held within 6 months. Electoral college for the vice presidential election consists of both elected and nominated members of both houses of the parliament, does not include members from the state legislative assemblies. When a vice president is appointed as the president following a vacancy, they continue to perform the duties of the chairman of Rajya Sabha. Correct पूछो, correct बताओ इनमें से. पहली इनकरेक्ट है क्योंकि वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देता है, चीफ सीजीआई को नहीं. सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि 6 महीने की कोई डेडलाइन है, एज सून एज पॉसिबल लिखा है कि अगर वैकेंसी हुई एज सून एज पॉसिबल आप उसको फिल करो दोबारा से. ये सही, इलेक्टोरल कॉलेज सही लिखा हुआ है. जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं, एमएलए हैं, जो वो इसमें पार्ट नहीं करते. ये भी इनकरेक्ट है. जब वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज कर रहा होगा तो एज ए चेयरमैन की जो ड्यूटीज होती हैं वो नहीं परफॉर्म करेगा. क्यों? क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन गया, अब वो चेयरमैन क्यों लगा रहेगा. तो इसका आंसर ए है. नेक्स्ट देखते हैं. विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट एडिशनल जजेस,
टू हाई कोर्ट्स, ये भी न्यूज में था तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक बार देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एडिशनल जजेस ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years. These appointments are made when there is a temporary increase in the business of the high court, reason of areas of work therein. No person appointed as an additional judge of high court can hold office after attaining the age of 65. दिख रहा है आपको 65. An additional judge has the same powers and jurisdiction as permanent judge of the high court during their tenure. तो बताओ कौन कितनी स्टेटमेंट्स इसमें सही लिखी हुई हैं? पहली सही है, 2 साल से ज्यादा उनको नहीं अपॉइंट कर सकते, प्रेसिडेंट करता है। ये भी सही है, उनके जो ग्राउंड्स ऑफ अपॉइंटमेंट है यही है, जब काम बहुत बढ़ गया हाई कोर्ट में तो उसको अपॉइंट कर दो। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि 62 ईयर है, 65 नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है। ये भी सही है, जब वो एज एन एडिशनल जज लगे हुए हैं तो उनके पास सारी पावर्स होंगी जो हाई कोर्ट के जज के पास हैं, बट वो लिमिटेड टाइम के लिए है, बस वो परमानेंट जज नहीं है, लिमिटेड टाइम के लिए उनके पास सारी पावर्स होंगी। तो आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं, डीजीसीए, ऑब्वियसली एविएशन, सिविल एविएशन काफी न्यूज में था, सो डीजीसीए से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। लीगल स्टेटस, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अकॉर्डेड स्टेटस अंडर एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020। इंपॉर्टेंट। जुरिस्डिक्शन, इट रेगुलेट्स एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू फ्रॉम विद इन इंडिया एंड इन्फोर्सेस सिविल एयर रेगुलेशंस एंड एयर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल एफिलिएशन, इट रिप्रेजेंट्स इंडिया एट द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बताओ कौन कौन कितनी स्टेटमेंट सही मैच करी हुई हैं? सारी सही लिखी हुई हैं। तो ओरिजिनली इनके पास है ना लीगल स्टेटस नहीं था, बट इस अमेंडमेंट के अंदर इसको लीगल स्टेटस दे दिया। और ये जुरिस्डिक्शन सही लिखी हुई है कि ये इन्फोर्स सिविल एयर रेगुलेशंस, एयर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये भी, और ये इंडिया को रिप्रेजेंट भी करती है इन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं, वक्फ पे, वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था, तो वक्फ क्या होता है और अमेंडमेंट बिल्स में क्या आता है वो इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। वक्फ इज अ परमानेंट डेडिकेशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्पसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ एज पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल। वक्फ एक्ट ऑफ 1995 empowers वक्फ अल औलाद, I'm sorry if I'm pronouncing it wrong, which refers to a property dedicated exclusively for benefit of the donor's own family and descendants. According to the recent proposed amendments, the power to decide whether a property is Waqf property is being shifted from Waqf tribunal to the district collector. Under the existing law, Central Waqf Council is a statutory body chaired by Prime Minister of India. तो कितनी स्टेटमेंट सही है इसमें से? देखो सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है। पहला तो बिल्कुल एग्जैक्टली लिखी हुई है, यही डेफिनेशन है। दूसरी भी सही है, सॉरी गलत लिखा हुआ आई थिंक, 3 स्टेटमेंट सही है। हाँ ये भी सही लिखा हुआ है। जो वक्फ बिल जो आया है रिसेंटली, उसे वो शिफ्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दे रहे हैं कि कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाएगी या नहीं। ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसको हेड कर रहा है, नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन गेमिंग को रिसेंटली पीएमएलए के अंडर इंक्लूड किया गया है। तो ऑनलाइन गेमिंग होती क्या है? पीएमएलए में जब उसको इंक्लूड किया गया तो उसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, उस पे क्वेश्चन है। एंटिटीज ऑफरिंग ऑनलाइन रियल मनी गेम्स आर क्लासिफाइड एज रिपोर्टिंग एंटिटीज अंडर पीएमएलए, mandating them to maintain records of all transactions. FIU India is a nodal agency to which online gaming platforms must report suspicious transactions and high value cash equivalent deposits. Under PMLA, money laundering in online gaming is defined only as the use of proceeds from illegal betting. It does not cover the use of clean money for tax evasion. KYC norms for online gaming platforms are now at par with those banking companies and financial institution. तो बताओ कितनी स्टेटमेंट सही है इसमें से? पहली तो सही है, इनको रिपोर्टिंग एजेंसी एंटिटीज बना दिया गया है, ये भी सही है, एक बार पढ़ लेना आप। FIU इसको FIU को इंडिया की जो ब्रांच है उनको रिपोर्ट करते हैं। फिर ये
ये जो एक्सक्लूजन की हुई है कि इट डज नॉट कवर क्लीन मनी यूज फॉर टैक्स एविजन, ये ऑब्वियसली पढ़ने में गलत लग रही है और ये गलत भी है, और केवाईसी नॉर्म्स इन पे अप्लाई कर दिए गए हैं। तो ये लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लो इसको। फिर एनआईए, इन्होंने ना कन्विक्शन रेट बहुत हाई किया है इस बार, 92% 2025 में। तो एनआईए क्वेश्चन बन सकता है इस पे। एनआईए हैज अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया subject to international treaties and the domestic laws of the concerned nations. For the investigation of scheduled offences within a state, NIA must obtain the prior general consent of the state government similar to CBI. CBI करती है जैसे। NIA Act expanded the agency's jurisdiction to include human trafficking, cyber terrorism, offences under Explosive Substances Act. Central government has the power to designate existing sessions court as special courts for the trial schedule offences in consultation with the CJI of the concerned high court. तो कितनी स्टेटमेंट्स इसमें से सही है आपको वो बताना है। देखो फर्स्ट तो सही है, इसके पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, ये गलत है क्योंकि इनके पास ना सुओ मोटो पावर्स होती हैं, इनके पास कोई कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती। एनआईए को प्रायर कंसेंट, जनरल कंसेंट फ्रॉम द स्टेट्स लेने की जरूरत नहीं होती, बस सीबीआई को होती है कि अगर आपने कोई केस में इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप जनरल कंसेंट ले लेते हो फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, सीबीआई करती है, एनआईए को ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी सही है, 2019 में अमेंडमेंट्स हुई थी, उसमें जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं उनकी जो डेफिनेशन है काफी वाइड कर दी गई है, और ये सेशन कोर्ट से स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट कर सकते हैं। एक बार पढ़ लेना, सिंपल ही है, बस इसको ध्यान रखना। एनआईए और सीबीआई में क्रिटिकल डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हर बार ही न्यूज में होता है, इस बार भी न्यूज में है, आ सकता है क्वेश्चन। आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर्स इंटरस्टेट रिवर के में। Supreme Court is barred from exercising jurisdiction in respect of any water dispute referred to as a tribunal under Interstate Water Dispute Act. According to Interstate Water Disputes Bill, the decisions of the Water Disputes Tribunal shall have the same force as an decree of Supreme Court. River Boards Act, which provides for regulation and development of interstate rivers, has been primary and most successful mechanism फॉर प्रिवेंटिंग वाटर कन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया। कितनी स्टेटमेंट सही लिखी हुई हैं? पहले तो इनकरेक्ट है, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, पार्लियामेंट करती है ये। सेकंड सही है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड कर सकती है कि जब जहां पे ट्रिब्यूनल बैठा दिया वहां पे सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगी बीच में, ये पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट के पास पावर है। फिर जो भी डिक्री आएगी उसका जो लीगल इफेक्ट होगा सेम होगा एज अ सुप्रीम कोर्ट, जो भी ट्रिब्यूनल डिक्री देगा। और ये रिवर बोर्ड्स कुछ है नहीं इसमें, इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ आज तक, तो ये स्टेटमेंट बढ़ा चढ़ा के लिखी हुई है, कुछ नहीं है ये। नेक्स्ट देखते हैं, एनएसए पे क्वेश्चन आया हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। कुछ इसके अंडर अरेस्ट भी हुई हैं और ये काफी कंट्रोवर्शियल भी है, तो इसलिए इस पे क्वेश्चन बन सकता है। NSA allows central and state government to detain a person to prevent them from acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order or the supplies and services essential to the community. Under NSA, a person can be detained for a maximum period of 12 months, but the detention must be confirmed by advisory board within 3 weeks of the detention order. The Constitution of India, under Article 22(3), provides that protection against arrest and detention does not apply to a person arrested under law providing for preventive detention. A person detained under the NSA has statutory right to be represented by a legal practitioner of their choice during the proceedings before the advisory board. तो बताओ कितनी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है? देखो पहली सही है, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जो लिखे हैं सही लिखे हैं, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज, ये सही है करेक्ट। मैक्सिमम पीरियड 12 महीने है, एडवाइजरी बोर्ड है जो मस्ट अप्रूव डिटेंशन विद इन 3 वीक्स, तो 12 महीने ही है मैक्सिमम जो लिखा हुआ है। तो
जो तीसरी स्टेटमेंट है वो भी सही है। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 ये एक एक्सेप्शन क्रिएट करती है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, अगर किसी की अरेस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर हुई है तो उसको जो इसमें राइट्स मिले हुए हैं वो अवेलेबल नहीं है, एनिमी एलियंस और पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये इनकरेक्ट है, लीगल प्रैक्टिशनर है जो अनटाइटल नहीं है। तो एक बार पढ़ लेना, ये एनएसए में रिसेंटली बहुत ही कंट्रोवर्शियल अरेस्ट हुई हैं, तो इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना ये। तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी देखते हैं, इनकी ना इलेक्शंस पे आ सकता है क्वेश्चन, ये इलेक्ट होते कैसे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट ही नहीं होते, इनके जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट ही नहीं करवाए जाते। तो ये देखो, टू बी इलेक्टेड एज डिप्टी चेयरमैन अ पर्सन मस्ट बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। द डिप्टी चेयरमैन इज सबऑर्डिनेट टू द चेयरमैन and is directly responsible to the President of India. When Deputy Chairman presides over the House, they cannot vote in the first instance, but can exercise a casting vote in case of a tie. Correct बताओ इनमें से कौन सी ऑप्शन है? ये पहली सही है, जो अगर राज्यसभा का आपने डिप्टी चेयरमैन बनना है तो आपको राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, वो चेयरमैन के लिए नहीं है। चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। ये गलत है, जो डिप्टी चेयरमैन है वो कोई सबॉर्डिनेट नहीं है चेयरमैन के, और वो राज्यसभा को रिस्पॉन्सिबल है, प्रेसिडेंट को नहीं। ये सही है, सिमिलर टू द चेयरमैन, जब वो प्रिसाइड कर रहा है वो कास्टिंग वोट है उसके पास, बट फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं, शांति बिल आया है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार जो न्यूक्लियर एरिया बना उसमें प्राइवेट एंटिटीज को इंक्लूड किया है। तो एक बार देखते हैं, इट रिप्लेसेस, जो शांति एक्ट है, रिप्लेसेस बोथ एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड CLND एक्ट। इट अलाउ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप सब पढ़ के बैठे हो तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं कि आपको पता है, बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन इसमें करने की जरूरत नहीं है। इट अलाउस प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू बिल्ड ओन ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंक्लूडिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। द एक्ट परमिट्स 100% FDI in the nuclear power sector. It introduces a tiered liability structure where the maximum operator liability is linked to thermal power capacity of the reactor. करेक्ट बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो पहली सही है, इसने ये जो दो एक्ट हैं वो रिपील कर दिए हैं, एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड CLND एक्ट। उसके बाद दूसरी भी सही है, प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया गया, वो ओन ऑपरेट कर सकते हैं। थर्ड गलत है, FDI की जो लिमिट है 49% रखेगी, 100% नहीं है। फोर्थ सही है, टीयर्ड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर है, जिसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी उसको ज्यादा लाइबिलिटी है, जिसकी कम कैपेसिटी होगी उसको कम लाइबिलिटी है। एक बार पढ़ लो आप। नेक्स्ट देखते हैं फिर, जी राम जी एक्ट आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, FG नरेगा को रिप्लेस किया इसने, तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकती है UPSC। देखते हैं, द एक्ट इंक्रीजेज द स्टेचुटरी गारंटी ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट 100 दिन से 125 दिन कर दिया है। अंडर द न्यू फ्रेमवर्क फंडिंग मॉडल हैज शिफ्टेड फ्रॉम डिमांड ड्रिवन ओपन एंडेड कमिटमेंट टू अ नॉर्मेटिव स्टेट वाइज एलोकेशन सिस्टम टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लेबर ड्यूरिंग पीक सीजन। 60 दिन का नो वर्क डे ऐड किया गया है। द एक्ट अलाउस प्राइवेट कंट्रैक्टर्स टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस मिशन के अंडर। तो इनमें से बताओ कितनी स्टेटमेंट सही है? पहली सही है, दिन बढ़ा के 125 दिन कर दिए गए हैं, ये भी सही है। पहले ओपन एंडेड होता था, जितने मर्जी आप इंप्लॉयमेंट दो, बट अब नॉर्मेटिव एलोकेशन हो गई है, हर स्टेट के लिमिट्स इंक्लूड की गई हैं। और ये भी सही है कि जब एग्रीकल्चर का पीक सीजन है उस टाइम पे लेबर की शॉर्टेज ना हो जाए, इसलिए इसको ब्रेक दिया गया है कि 60 दिन का ब्रेक दे दिया, इसमें ना ये काम नहीं करेगी। ये गलत है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए नहीं आप इंप्लॉय कर सकते अंडर जी राम जी। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज में रहा है बहुत। A fugitive economic offender is defined as an individual against whom a warrant has been arrested issued। क्यों? क्योंकि उन्होंने 100 करोड़ इन्वॉल्व का 100 करोड़ का घपला करके बैठे हैं ये लोग। The act empowers authorities to attach and confiscate the proceedings of crime, but properties not linked to the specific offense cannot be touched. Upon being declared a fugitive economic offender, any court in India may
disentitle the individual from defending or any civil claim. The special court under PMLA is the designated authority to declare a person as a fugitive economic offender. करो इसको, देखो पहली सही है, 100 करोड़ से ज्यादा का कपला किया हुआ है आपने, आपको ये कर सकते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर। दूसरी गलत है, क्यों? क्योंकि नॉट जस्ट जाओ आपने कपला किया उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, बट आपकी और कोई भी प्रॉपर्टी अटैच वो कर सकते हैं। तीसरी स्टेटमेंट सही है, सिविल डिसेबिलिटी है ये, कि आप अगर सिविल क्लेम अपना कोई प्रोटेक्ट कर सकते हो, करना चाहते हो, तो आपको इसके अंडर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको प्रेशराइज करने के लिए आप आओ यार इंडिया, आप पे केस चलेगा। ये सही है, स्पेशल कोर्ट्स बैठते हैं इसके अंडर, तो आप एक बार पढ़ लेना आप इसको। नेक्स्ट देखते हैं, यूपीएससी के 75 साल हो चुके, इंटरव्यू में भी पूछा गया था काफी लोगों से, मुझसे भी पूछा गया था, यूपीएससी के 75 ईयर्स हो गए हैं, तो आप बताओ क्या इफेक्टिव रही है, यूपीएससी के काम बताओ। तो प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं वो, अगर इंटरव्यू में पूछ रहे हैं तो। एक बार देखते हैं, द कमीशन वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड ऑन अक्टूबर 1, 1926 एज अ पब्लिक सर्विस कमीशन acting in the recommendations of the Lee Commission. The Government of India Act 1935 renamed the body as Federal Public Service Commission and provided for establishment of Provincial Public Service Commission. Article 320 of the Constitution, the UPSC must be consulted on all matters relating to methods of recruitment and principles to be followed in making of appointments to civil services. The Parliament has the power to extend functions of the UPSC to include matters related to services of any local authority or other corporate constituted by the law. बताओ कितनी स्टेटमेंट्स इसमें सही है? यूपीएससी पे बन सकता है इस साल, 75 साल हो गए हैं, सॉरी 100 साल हो गए हैं, माई मिस्टेक, 100 साल हो गए हैं, तो फिर तो ज्यादा बन सकता है क्वेश्चन। पहली सही है, ली कमीशन के अंडर ही इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ये भी सही है। फेडरल, इसका नेम चेंज हुआ था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया गया था 1935 एक्ट में, जो हम पढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि आर्टिकल 320 में ही मेंशन्ड है कि यूपीएससी को कंसल्टेशन जरूरी है जब आपने रिक्रूटमेंट करनी है फॉर द सिविल सर्विसेज। ये स्टेटमेंट भी सही लिखी हुई है कि जब पार्लियामेंट हैज द पावर टू एक्सटेंड द फंक्शंस ऑफ द यूपीएससी टू इंक्लूड मैटर्स रिलेटेड टू द सर्विसेज ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूटेड बाय द लॉ। तो स्टेटमेंट भी सही लिखी हुई है, सिंपल सी स्टेटमेंट्स डाली है मैंने। एक आपने नोटिस किया होगा, मैंने ज्यादातर जो स्टेटमेंट्स हैं, जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वही डाली हैं, जस्ट टू मेक योर माइंड क्लियर कि यार ये स्टेटमेंट सही थी। अगर मैं ज्यादा इसमें गलत स्टेटमेंट डाल दूं, अब गलत स्टेटमेंट ही आपके दिमाग में फंस जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है आगे भी सारी सही होगी, गलत भी होगी कोई, तो ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पढ़ लेना एक बार, सिंपल ही है, कुछ खास है नहीं इसमें। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेप्यूटी स्पीकर की इशू किया है यार, इसकी ना इलेक्शंस नहीं होते, इसको रखा ही नहीं जाता, क्योंकि हमने देखा था एज सून एज पॉसिबल लिखा हुआ है। देखते हैं अब, आर्टिकल 93, इलेक्शन ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज फिक्स्ड बाय स्पीकर। द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर मस्ट बी कंडक्टेड विद इन फर्स्ट 2 सेशंस ऑफ द न्यू लोकसभा। इट इज सेटल्ड पार्लियामेंट्री कन्वेंशन कि जो डेप्यूटी स्पीकर होगा ना वो प्राइमरी ऑपोजिशन पार्टी से होगा। फिर इन द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज वेकेंट, द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस आर परफॉर्म्ड बाय अ मेंबर ऑफ पैनल चेयरमैन। इस जो ऑप्शन में ना काफी, इस जो स्टेटमेंट है काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगी, मैं बताऊंगा, आप एक बार इसका आंसर बताओ। फर्स्ट तो सही है, जो इलेक्शन की डेट है वो स्पीकर डिसाइड करता है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अभी क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही देखा था, एज सून एज में भी लिखा हुआ है, भाई जल्दी से जल्दी करवा दो जब तक आपका मन करे, तो जल्दी वो होती ही नहीं कभी। और ये भी सही है कि ये कन्वेंशन है कि जो डेप्यूटी स्पीकर है ना वो ऑपोजिशन पार्टी से आएगा, फिर ये गलत है। क्यों? इसमें एक क्रिटिकल डिफरेंस है, जब डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस वेकेंट होगा तब जो ये ना पैनल ऑफ चेयरपर्सन, इसमें से नहीं करेंगे लोग। अगर वेकेंट है तो प्रेसिडेंट कोई भी मेंबर को रोल दे देगा कि जाओ यार अपना लोकसभा का हेड करो। बट जब डेप्यूटी स्पीकर छुट्टी पे है
वो अवेलेबल ही नहीं है, तब होता है ये जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, पर्सन है, इनमें से तब उसका रोल कोई फुलफिल करता है। तो एक क्रिटिकल डिफरेंस है, आप पढ़ लेना, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। गवर्नर्स पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट। बहुत कुछ हुआ है, आप तमिलनाडु का केस कर लो, तमिलनाडु का केस चला था सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर पे, तो गवर्नर तो न्यूज में रहता ही है, इस साल ये न्यूज में है, उसकी पावर प्रेसिडेंट को बिल रिजर्व करने के लिए। गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड टू रिजर्व अ बिल, जब बिल एंडेंजर करेगा हाई कोर्ट की पोजीशन को। वंस अ बिल इज रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट, गवर्नर के पास कोई रोल नहीं रहता। इफ प्रेसिडेंट रिटर्न्स अ स्टेट बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट रिकंसिडर इट विद इन 6 महीने। 6 महीने के अंदर दोबारा रिकंसिडर करो अगर प्रेसिडेंट ने वापस कर दिया बिल। इफ स्टेट लेजिस्लेचर पासिस द बिल अगेन प्रेसिडेंशियल रिकंसिडरेशन, द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू गिव असेंट। करेक्ट बताओ इनमें से कितनी है। देखो पहली सही है, ये कंपलसरी रिजर्वेशन है। अगर कोई बिल ऐसा आ गया कि हाई कोर्ट की जो पावर्स है, हाई कोर्ट का जो स्टेटस है वही चैलेंज हो रहा है, कि वही थ्रेटन्ड हो रहा है, तो गवर्नर को रिजर्व करना पड़ेगा बिल। दूसरा, अगर रिजर्व कर दिया तो गवर्नर का कोई रोल नहीं रहता। अगर एक बार बिल गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया तो गवर्नर इज आउट ऑफ द पिक्चर। नेक्स्ट देख लो, ये भी सही है। अगर प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए वापस बिल भेज दिया तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको 6 महीने मिलते हैं उसको रिकंसिडर करने के लिए। ये फाइनल ऑप्शन गलत है। प्रेसिडेंट अनलाइक पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा बिल भेजती है तब प्रेसिडेंट बाउंड होता है असेंट देने के लिए, बट इसमें नहीं है। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर अगर दोबारा से बिल भेज दे आफ्टर रिकंसिडरिंग तो उसके बाद भी प्रेसिडेंट के बाद इज नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट। तो आंसर 3 ओनली बनता है। फाइनल स्टेटमेंट गलत है, 4th। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड ने रिसेंटली यूसीसी एक्ट लेके आए हैं, तो क्वेश्चन यूसी से भी बन सकता है, स्पेसिफिकली उत्तराखंड के यूसी से भी बन सकता है। उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू इंप्लीमेंट अ यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई होप आपको पता ही होगा। द एक्ट मैंडेट्स the compulsory recognition registration of live-in relationships for all residents of the state including those visiting for more than a specified duration. Under UCC of UK, the minimum age for the marriage has been increased to 21 years for both men and women. जो मिनिमम मैरिज एज है उसको 21 साल कर दी for both men and women. The act completely abolishes the practices of iddat, nikah halal एंड तलाक बिद्दत विद इन द स्टेट्स जुरिस्डिक्शन। तो करेक्ट बताओ इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। देखो पहली सही है, यूके पहली स्टेट है, उत्तराखंड पहली स्टेट है जो इंडिपेंडेंट इंडिया में यूसीसी के एक्ट लेके आई है। ये भी सही है, जो भी लिव इन रिलेशनशिप्स होंगे उसको रजिस्टर करना पड़ेगा स्टेट के पास। ये स्टेटमेंट गलत है। सब ना मान रहे थे कि यूके के जो उत्तराखंड के यूसीसी में ना वो 21 साल कर देंगे जो वुमेन की मिनिमम मैरिज एज है, बट ऐसा उन्होंने किया नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और ये जो कुछ प्रैक्टिसेस थी इद्दत, निकाह हिलाल, तलाक बिद्दत, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस टर्म्स रॉन्ग, तो ये करेक्ट है, उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया ये सब। नेक्स्ट देखते हैं, सेंसस हो रहा है सबको पता है, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। काफी टाइम के बाद सेंसस हो रहा है, 2011 के बाद अब होने लगा है। द सेंसस इज अ स्टैट्यूटरी प्रोसेस कंडक्टेड अंडर द सेंसस एक्ट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एग्जीक्यूशन लाइज विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। 2026 का जो सेंसस होगा वो फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा इन इंडिया, जो सिटीजन्स के पास सेल्फ एनूमरेट का ऑप्शन होगा। According to the Constitution, the delimitation of the parliamentary constituencies is frozen based on 1971 census until the relevant figures for the first census taken after year 2026। जो डिलिमिटेशन के लिए पॉपुलेशन की फिगर्स हैं वो 1971 के सेंसस पे फ्रोज की हुई हैं अंटिल 2026 के बाद कोई नया सेंसस आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है सही है या गलत है।
द सेंसस इन इंडिया कलेक्ट्स डेटा ऑन द पॉपुलेशन ऑफ SC एंड ST बट हैज ट्रेडिशनली नॉट एनुमरेटेड अदर कास्ट एक्सेप्ट 1931 के अंडर। तो करेक्ट बताओ इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स हैं। पहली गलत है, क्यों? क्यों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, इसमें मोस्पी लिखा था। सेकंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि पहली बार डिजिटल सेंसस हो रहा है, ये भी सही है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आर्टिकल 82 अमेंड हो गया था 84th और 87th अमेंडमेंट में, और जो लोकसभा की जो सीट्स थी उसकी जो डिलिमिटेशन हुई थी वो कि पॉपुलेशन 1971 के सेंसस के हिसाब से ही देखी गई, और जब तक 2026 के बाद नया सेंसस नहीं होता तब तक ये फ्रोज रहेगी ये सीट्स। तो इंपॉर्टेंट है। ये भी सही है कि SC और ST की पॉपुलेशन ही ज्यादातर काउंट हुई है, और जो अदर कम्युनिटीज हैं उनकी जो कास्ट डेटा है वो नहीं लिया गया है, इसलिए कास्ट सेंसस की डिमांड आई। नेक्स्ट देखते हैं। 6th शेड्यूल में इंक्लूड होने के लिए लद्दाख की डिमांड आई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है इस पे क्वेश्चन। द 6th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244(2) provides for the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura through autonomous district councils. For a union territory to be included in the 6th schedule, it requires a constitutional amendment. इस पे ध्यान रखना स्टेटमेंट पे। As the schedule currently applies only to the states. National Commission of STs has formally recommended the inclusion of Ladakh in the 6th schedule. Inclusion in the 6th schedule would grant Ladakh Autonomous Hill Development Council the power to make laws on subjects like land, forest, regulation for shifting cultivation. बताओ को कितनी स्टेटमेंट सही है इसमें से? सारी स्टेटमेंट सही लिखी हुई हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली बता देता हूं। जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, अगर कोई भी स्टेट का कोई भी एरिया हमने 6th शेड्यूल के अंडर डालना है, कोई स्टेट का एरिया, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लगती। बट ये ना सिर्फ अगर आप आर्टिकल उठा के देखोगे उसमें स्टेट्स ही लिखा है, उसमें यूटी नहीं लिखा। तो अगर यूटी ऐड करनी है तो ये माना जा रहा है कि यार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगी। तो ये ना स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखते हैं। डी नोटिफाइड ट्राइब्स बहुत न्यूज में चल रही थी, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन चाहिए, डिमांड कर रही हैं ये, इसलिए क्वेश्चन बना। डी नोटिफाइड ट्राइब्स आर दोज दैट वर ओरिजिनली रजिस्टर्ड अंडर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871, ब्रिटिश एरिया के टाइम पे। इडेट कमीशन was established by Government of India to identify and prepare a state-wise list of DNTs, nomadic and semi-nomadic tribes. Unlike SC and STs, DNTs currently have a dedicated entry under definition under Article 342A. इसके अंडर अभी हैं ये पूछ रहे हैं। सीड स्कीम है जो provides for health insurance, livelihood initiatives and free coaching for competitive examination specifically for these communities. बताओ कितनी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है इनमें से? पहली तो सही है। ये ना पहले क्रिमिनल ट्राइब्स होती थी, ब्रिटिशर्स कोई ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स ही बोल देती है यार, जो अगर इसमें पैदा हो गया वो क्रिमिनल ही है। तो ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स है ना, ये पहले इसके अंडर ही थी, उसके बाद इनको पोस्ट इंडिपेंडेंस में डी नोटिफाई किया गया। अब इनको विमुक्त जाति भी बोलते हैं, तो वो हम विमुक्ति दिवस भी मनाते हैं अगस्त 31 को। फिर इडेट कमीशन ने हाईलाइट किया था कि मैनी डीएनटीज आर स्टिल नॉट इंक्लूडेड इन SC, ST और ओबीसी लिस्ट, तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि इनको इंक्लूड कर दो इनमें। फाइनली जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। हमने क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही देखा था वो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं मिली अभी, यही तो ये डिमांड कर रहे हैं। तो यूपीएससी यहीं पे क्वेश्चन बना सकता है, आपको पता होना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन में ये इनको रिकॉग्निशन मिली है या नहीं मिली। फोर्थ सही है, सीड स्कीम यही कुछ करती है जो लिखा है, आप पढ़ लेना इसको एक बार। नेक्स्ट करते हैं। केरल लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपना नाम चेंज कर लिया है, प्रपोजल आया है, केरलम नाम रखना हमने। तो नाम कैसे चेंज होता है, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, देखते हैं। द पावर टू चेंज द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टेट, वो
पार्लियामेंट के पास है सिर्फ आर्टिकल 3 के अंडर, सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, अ बिल फॉर रीनेमिंग ऑफ अ स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही अगर आर्टिकल 3 के अंडर कोई आर्टिकल लॉ लेके आना है या कोई बिल लेके आना है तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होगी। बिफोर रिकमेंडिंग सच अ बिल द प्रेसिडेंट मस्ट रेफर इट टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको प्रेसिडेंट भेजेगा कि अपने व्यूज दो इस पे विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। इफ स्टेट लेजिस्लेचर अपोजेस द नेम चेंज द पार्लियामेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बार्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग विद द बिल। करेक्ट बताओ कितनी है? पहली सही है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 3 के अंडर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये नहीं कर सकती। और अगर आर्टिकल 3 के अंडर कोई भी बिल आएगा वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही आएगा, तो दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है। प्रेसिडेंट को ये जो बिल आया आर्टिकल 3 के अंडर उसको रेफर करना होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उनको अपनी रिकमेंडेशन देनी है, बट वो बाइंडिंग नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे तो नहीं आ रहा। बट हमने जैसा बाइंडिंग नहीं है तो जो स्टेटमेंट 4 में यही लिखा हुआ है कि ये बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग नहीं है। वो जो मर्जी बोलते रहे, अगर स्टेट सेंटर ने नाम चेंज करना तो उन्होंने कर देना है। आगे देखते हैं, रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन कैसे आता है, कैसे वो रिमूव हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। A resolution for the removal of the speaker can be moved only after giving at least 14 days notice. The resolution for removal must be passed by majority of all the then members, effective majority बोलते हैं जिसको। While a resolution for the removal is under consideration, speaker can preside over the house but cannot vote. वो प्रिसाइड कर सकता है बट वोट नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट लिख पे कह रही है। If the Lok Sabha is dissolved, speaker must vacate their office immediately even if the resolution for removal was pending. करेक्ट पूछा, बताओ कितनी करेक्ट है इनमें से? पहली तो करेक्ट है, 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है और इफेक्टिव मेजॉरिटी से ये वो रिमूव किए जाते हैं, तो पहली दूसरी सही है, तीसरी गलत है। क्यों? जब इसको रिमूव करने का रेजोल्यूशन आया होगा तब ये प्रिसाइड नहीं कर सकते। दे कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, क्योंकि वो स्पीकर है जो वो मेंबर होता है, तो एज अ मेंबर वो वोट कर सकता है बट वो प्रिसाइड नहीं कर सकता। और उसके पास जो कास्टिंग वोट होती है, अगर इक्वल 50% वोट्स आ गई, इस केस में उसके पास कास्टिंग वोट नहीं है, जनरली उसके पास होती है। ये भी इनकरेक्ट है। ये यूपीएससी के पीवाईक्यू में भी आया हुआ है कि जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हुई, जो स्पीकर है वो इमीडिएटली रिजाइन नहीं कर देता जब तक नई लोकसभा नहीं बैठती। जब नई लोकसभा आएगी उससे पहले वो रिजाइन करेगा, उसी के पहले। एकदम से जैसे ही डिसॉल्व हुई लोकसभा तब वो रिजाइन नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं, 16th फाइनेंस कमीशन बैठी है अंडर डॉक्टर अरविंद, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसके बारे में। द कमीशन इज मैंडेटेड टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर 5-year पीरियड commencing from April 1, 2026. In addition to the distribution of net proceeds of the taxes, 16th Finance Commission has specifically tasked to review the present arrangements for financing disaster management initiatives. कि इन पे भी इनको रिकमेंडेशन देनी है। The commission is required to submit its report to the President of India no later than October 31, 2025. The 16th Finance Commission is the first commission to be constituted since the abolition of the प्लानिंग कमीशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिजीम। कि जीएसटी रिजीम जब से आई है या फिर जब प्लानिंग कमीशन जब से अबॉलिश हुई है तब से 16th फाइनेंस कमीशन पहली फाइनेंस कमीशन है। स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, बताओ कितनी सही है? पहली 3 तो सही है, बहुत ही फैक्चुअल सी स्टेटमेंट पढ़ लेना। ये गलत है। क्यों? 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश हुई थी उनके बाद, 16th फाइनेंस कमीशन पहली नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये तो हर बारी न्यूज में होता है, यूपीएससी पूछ सकती है। अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ अ हाउस बिकम्स डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस इफ ही ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी 6 महीने के बाद।
द लॉ स्पेसिफाइज दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर मस्ट डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन 3 महीने के अंदर अंदर। इफ अ मेंबर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज, अगर कोई मेंबर पॉलिटिकल पार्टी से एक्सपेल हो गया तो ऑटोमेटिकल डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है उसकी हाउस से, ये लिखा हुआ है। 91st अमेंडमेंट ने रिमूव कर दिया है स्प्लिट के प्रोविजन को। तो बताओ कितनी स्टेटमेंट्स इसमें सही लिखी हुई हैं? देखो पहली तो सही है, ये 6 महीने लिखा हुआ है नॉमिनेटेड मेंबर के लिए, 6 मंथ्स है फॉर नॉमिनेटेड मेंबर। और अगर 6 महीने के अंदर अंदर उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, ये गलत है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कोई ऐसा 3 महीने वाला लिखा नहीं हुआ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए। बट केशव मेघचंद्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 3 महीने के अंदर अंदर डिसाइड कर लो, उन्होंने सजेस्ट किया था, पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। फिर जैसे ही कोई पार्टी से, कोई मान लो पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है, उसको उससे निकाल दिया गया तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगी। ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई थी। और ये सही है कि स्प्लिट प्रोविजन उन्होंने डिलीट कर दी कि अगर 1/3 छोड़ के चले गए तब आप डिस्क्वालिफिकेशन से बच नहीं सकते, पहले बच जाते थे। बट मर्जर है जो, मतलब 2/3 ही छोड़ के चले गए तब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं चलेगी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकती है यूपीएससी। इट इज अ प्रोसेस वेयर 100% डोर टू डोर वेरिफिकेशन इज कंडक्टेड बाय बूथ ऑफिसर्स टू आइडेंटिफाई शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट वोटर्स। The legal basis for the preparation and revision of electoral rolls is primarily found in the Representation of People Act 1950. During the process, qualifying dates for enrollment is strictly limited to January 1st. A person whose name is missing from the draft roll can file a claim for inclusion under Form 6. Form 6 के अंडर वो फाइल कर सकता है। तो बताओ कितनी करेक्ट है इनमें से? सॉरी, पहली सही है। ये बीएलओ जाते हैं हर घर में, तब इनको इंटेंसिफाइड बोलते हैं। जब जनरल आप इलेक्टोरल रोल ऑपरेट कर रहे हो तो डोर टू डोर नहीं जाते आप लोग। इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू में जो बीएलओज हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, वो हर घर में जाके देखते हैं। ये भी सही है कि आरपी एक्ट 1950 के अंडर हो रहा है, ये गलत है। कोई स्ट्रिक्टली क्वालिफाइंग डेट नहीं है, ऐसे दी हुई है कि यार सबको इंक्लूड कर दे, हर बंदे को 1 साल मत वेट करना पड़े, तो इसलिए 4 डेट्स इन्होंने दे दी। अगर कोई एक्सक्लूड हो गया तो फॉर्म 6 के अंडर क्लेम कर सकता है दोबारा से। तो ये आप ऐसा ही ढंग से करके जाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी जनरली पूछ लेती है। पंचायत पीसा भी देखते हैं, इसके भी 50 साल हो गए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। PISA was enacted based on the recommendation of Bhuria Committee to ensure self-governance through traditional Gram Sabhas for people living in scheduled areas. Under PISA, Gram Sabha or the panchayats at the appropriate level must be consulted before making any acquisition of land. The Act mandates that the chairperson of panchayats of all levels in scheduled areas shall be reserved for members of STs. सारे के सारे जो चेयरपर्सन है वो ST होंगे, ये बोल रहे हैं। While PISA grants ownership of minor forest produce to Gram Sabha, but the power to manage village markets and control local plans remain exclusively with the state governments. तो बताओ कितनी सही है इनमें से? तो पहली तो सही है भाई, ये भूरिया कमेटी के अंडर ही हुआ था, रिकमेंडेशन के अंडर ही, ये भी सही है। पढ़ लेना, एक सिंपल सी है। अभी गलत वाली देखते हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ओनरशिप के राइट्स तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ग्राम सभा को दे दिए, पर मैनेज के राइट्स भी इनके पास ही हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास नहीं, उनको रख दिया गया। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है। और ये सही है कि जितने भी पंचायत, हर लेवल के पंचायत के चेयरपर्सन ST ही होगा अंडर पीसा एक्ट। इनर लाइन परमिट, ये भी न्यूज में चल रहा था काफी, देखते हैं। The ILP is currently available in the states of Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram and Manipur.
द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ILP अंडर BEFR एक्ट 1873, जब ये एक्चुअली पहले आया था तब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, was to protect the crown's commercial interest by preventing British subjects from trading in specified areas. Provisions of CAA do not apply to areas covered under ILP, and ILP is required for both Indian citizens and foreign nationals. बताओ इनमें से करेक्ट कितनी स्टेटमेंट्स हैं? पहली तो सही है, जो इनमें स्टेट्स मेंशन है सारी वही हैं। ये भी सही है, जब ब्रिटिशर्स ओरिजिनली लेके आए थे ना कि यार कुछ एरियाज में जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं वो ट्रेड ना कर पाए, कॉमर्शियल एक्टिविटी ना कर पाए, इसलिए लेके आए थे वो। ये भी सही है, जो CAA की प्रोविजंस हैं वो ILP जो एरिया है उसमें, जिसमें जो भी एरिया में ILP लगेगा उसमें ये इसकी प्रोविजंस नहीं लगेंगी, ये गलत है। ILP सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को चाहिए होता है, फॉरेनर्स के लिए एक सेपरेट चीज रखी हुई है उन्होंने, उसको बोलता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट और रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। तो फॉरेनर्स के वो ILP नहीं चाहिए होता, उनको ये दो चीजों में से एक चीज चाहिए होती है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये भी न्यूज में था। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 243K एंड 243ZA टू ओवरसी इलेक्शंस टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज रिस्पेक्टिवली। SCC इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, और कंडीशंस उसकी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। Although SCC is an independent body, its power to conduct local body elections is subordinate to overall superintendence to Election Commission of India. The SCC can be removed from office only in a member grounds on, जैसे जज को करते हैं हाई कोर्ट के, वैसे ही उसको रिमूव कर सकते हैं। अभी बताओ इनमें से सही कितनी है? देखो सारी स्टेटमेंट्स आपको पता ही होगी, ये तो सिंपल है, फैक्चुअल है। ये देखते हैं, इसमें डाउट रहता है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो SCC स्टैब्लिश होती है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये सबऑर्डिनेट नहीं है, इलेक्शन कमीशन के अंडर काम नहीं करती, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेटली स्टैब्लिश है, तो स्टेटमेंट गलत है। आपको अगर ये डिस्क्रिप्शन पढ़नी है तो पढ़ लेना एक बार, बस ये स्टेटमेंट ध्यान रखना क्योंकि इसमें डाउट बहुत होता है लोगों को। आगे देखते हैं, इलेक्शन डिस्प्यूट्स पे क्वेश्चन आ गया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 329B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शाल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन। अगर कोई पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के आपके इलेक्शन को आपने क्वेश्चन करना है तो इलेक्शन कमीशन फाइल होगी, उसके लिए इलेक्शन पिटीशन फाइल होगी। द हाई कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इसकी to hear election petitions and its decision can be challenged in the Supreme Court only through special leave petition. An election petition must be filed within 45 days. If a candidate is found guilty to a corrupt practice by the High Court in an election petition, they are automatically disqualified for a period of 6 years under RPA 1951. बताओ कितनी सही है? ये सही है, सिंपल सी स्टेटमेंट है, पढ़ लेना इसको एक बार। ये भी सही है। गलत वाली देखते हैं, हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो है, इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकती है, बट वो स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू नहीं, वो एज अ मैटर ऑफ राइट अंडर सेक्शन 116A ऑफ RPA 1951। तो स्पेशल लीव पिटीशन के अंडर नहीं जाती, वो इसके अंडर जाती है कि एज अ मैटर ऑफ राइट कि अगर इलेक्शन पिटीशन मेरे अगेंस्ट हुई, मेरे इलेक्शंस क्वॉश कर दिए गए, तो मेरे पास राइट है सुप्रीम कोर्ट जाने का, RPA 1951 में लिखा गया है। ये देख लो, ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती। इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे या ओपिनियन पे प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती RPA के अंडर। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पे क्वेश्चन आया हुआ है। The maximum strength of council is fixed at 1/3 of the total strength of the assembly, but it cannot be 40, मतलब less than 40. Members of legislative council are elected through a system of proportional representation by single transferable vote. जैसे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट भी ऐसे ही होता है। 1/12 of the members are elected by graduates of at least 3 years standing and residing within the state. The governor nominates 1/6 of the members from among persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art,
कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। बताओ कितनी स्टेटमेंट सही है? पहली तो सही है भाई, ये भी सही है। ये देखते हैं, ये तो सिंपल सी स्टेटमेंट है, फैक्चुअल है। ये देखते हैं, जो गवर्नर है वो नॉमिनेट करता है, बट ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट लिखी हुई है ना, ये प्रेसिडेंट के पास नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है राज्यसभा में नॉमिनेट करने के लिए मेंबर्स को। बट जो कंडीशंस पे या कैटेगरीज में प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है या नॉमिनेट करता है, उसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट मेंशन नहीं है, बट गवर्नर के पास ये पावर है, तो इसलिए मैंने इस पर स्पेसिफिक फोकस किया था, तो ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, जब भी स्टेट बिल रिजर्व होगा बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट, इनमें से सही स्टेटमेंट बतानी है। द प्रेसिडेंट मस्ट ग्रांट असेंट इफ द स्टेट लेजिस्लेचर पासिस द बिल अगेन विदाउट अमेंडमेंट, विद और विदाउट अमेंडमेंट। ये तो हमने पहले ही देख ली थी, तो मैं अभी बता रहा हूं ये गलत है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज अ पॉकेट वीटो बाय नीदर ग्रांटिंग नॉर विद होल्डिंग असेंट, बट ओनली इफ द बिल इज अ मनी बिल। और ये तो पता ही होगा आपको। अनलाइक द केस ऑफ यूनियन बिल रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट, द स्टेट legislature's reconsideration does not legally oblige the president to grant assent। ये तो हमने क्वेश्चन पहले भी देख लिया था। The governor can reserve any bill for the president's consideration, but it is mandatory only for bills affecting the powers of the state council of ministers। तो आई थिंक इजी है, सी ऑप्शन सही है इसमें से। नेक्स्ट देखते हैं, पर्सनैलिटी राइट्स बहुत न्यूज में थी, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। These rights are explicitly codified under the dedicated statute passed by the parliament to protect commercial interest of celebrities। The right to publicity is considered an extension of right to privacy under Article 21। Post-mortem personality मतलब जो इंसान मर गया उसके बाद भी उसके पास लीगल हायर, allow the legal hires of a deceased person to protect their name and likeness from unauthorized commercial exploitation। अगर कोई मर गया उसके बाद भी उसके पास वो राइट है, उसके हायर्स के पास वो राइट है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको प्रोटेक्ट करने की। तो इसमें से बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? देखो पहली स्टेटमेंट गलत है, पर्सनैलिटी राइट्स आर नॉट कॉडिफाइड इन इंडिया। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन लॉज है, उन पे उनको मिलके पर्सनैलिटी राइट्स बनते हैं, पर वो कॉडिफाइड नहीं है एक्सप्लिसिटली। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एक बार आपको पढ़ लो। 0 FIR पे है, इनमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट रेफर्स टू FIR दैट इज रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू सेंट्रलाइज्ड पोर्टल विदाउट फिजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द कंप्लेनेंट। इट अलाउज अ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर अ कंप्लेंट रिगार्डिंग एन ऑफेंस committed outside its jurisdiction, which is then transferred to the relevant station for investigation। Once a 0 FIR is registered, the receiving police station must complete the entire investigation before transferring the file to the jurisdiction station। फिर a 0 FIR can only be registered for non-cognizable offenses। बताओ सही कौन सी है? सिंपल क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है। ये E0 FIR है ना, जो ये न्यूज में थी, तो अब ध्यान रखना इसकी। सिंपल है, 0 FIR है बट इलेक्ट्रॉनिकली आई है, इसका कोई खास मतलब नहीं है, बट आप ध्यान रखना। तो एक बार आप 0 FIR, क्योंकि यूपीएससी ऐसे सिविल जो क्रिमिनल जैसे पुलिस के रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे पुलिस कस्टडी वर्सेस जुडिशियल कस्टडी, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकती है। एक बार पढ़ लो इसको, सिंपल ही है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकपाल पे क्वेश्चन है, लोकपाल के जुरिस्डिक्शन पे क्वेश्चन है। द लोकपाल हैज द पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंस ओवर एंड टू गिव डायरेक्शन टू द सीबीआई फॉर केसेस रेफर टू देम बाय द लोकपाल। द प्राइम मिनिस्टर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल। द लोकपाल कैन नॉट इनिशिएट एन इंक्वायरी सुओ मोटो into any allegation of corruption against public servant। A complaint against public servant cannot be registered within लोकपाल after a period of 7 years। 7 साल के बाद वो रजिस्टर नहीं हो सकती। तो बताओ कौन सी ऑप्शन सही है? देखो सेकंड स्टेटमेंट तो पक्की गलत है, पीएम होता है इसमें इंक्लूड, बाकी सारी फैक्चुअल है। अब एक बार पढ़ लो, 7 साल के बाद उनके कोई पब्लिक सर्वेंट के बाद वो केस नहीं चल सकता अंडर लोकपाल। और सीबीआई के पास भी, लोकपाल के पास सीबीआई के ऊपर अथॉरिटी भी होती है थोड़ी बहुत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वही है।
और सुओ मोटो वो नहीं चला सकते। देखते हैं नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, थोड़ा सा फैक्चुअल है, एक बार देख लेते हैं इसको। इट इज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम डिजाइंड टू मेक all state legislature paperless. It follows principle of one nation one application developed by NIC. The funding for the project is entirely borne by the central government और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नागालैंड became the first state assembly to implement NIVA program to become completely paperless. बताओ कौन सी ये ऑप्शन सही है इनमें से? देखो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, और जिसके फाइनेंसेस हैं वो फंडिंग है वो शेयर करी जाएगी विद सेंटर, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन रेशियो 60:40 या 9:10 रिस्पेक्टिवली। बाकी तो फैक्चुअल है, आप एक बार पढ़ लो इनको। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस, स्पोर्ट्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, तो रूल्स आए हैं 2026 में, एक बार देख लेते हैं। एवरी नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 4 स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट, सोम्स बोलते हैं इनको, in its general body with 50% reservation for women. To be eligible as a SOM, a sports person must be at least 25 years and must have retired from active competitive sports. The rules establish a national sports body as a statutory apex body empowered to grant, renew or cancel recognition of national sports federation. All national sports bodies are now explicitly treated as public authorities अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। थोड़ा सा फैक्चुअली ही है, अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ तो एक बार पढ़ लो। इसका आंसर बताओ। पहली स्टेटमेंट सही है, मैंने जानबूझ के सारी स्टेटमेंट सही रखी है इसमें, क्योंकि अगर मैं आपको गलत बता दूंगा आपको गलत याद रह जाएगा। तो सारी स्टेटमेंट सही है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ एक बार जाके पढ़ लेना, इसमें कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है, फैक्चुअल है सब। पोश एक्ट, ये न्यूज में था, एक बार देख लेते हैं। द एक्ट अप्लाइज ओनली टू रेगुलर एम्प्लॉइज एंड डज नॉट कवर इंटर्न्स, ट्रेनिंग्स और वॉलंटियर्स। एन इंटरनल कमिटी मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एवरी एम्प्लॉयर एट एवरी वर्क प्लेस वेयर 10 or more वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। द एक्ट डिफाइंस वर्क प्लेस स्ट्रिक्टली एज अ फिजिकल ऑफिस बिल्डिंग एंड एक्सक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। सही बताना है मैं इसमें से। द कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year, 1 साल के पहले वो कंप्लेंट फाइल हो जानी चाहिए। ऑब्वियसली बी स्टेटमेंट सही है, बाकी सारी गलत है। एक बार पढ़ लो इनको, सिंपल सी लिखी हुई है। काशी डिक्लेरेशन आई है हमारी, एक बार काशी डिक्लेरेशन के बारे में देख लेते हैं। इट वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द यूथ स्पिरिचुअल समिट हेल्ड इन वाराणसी अंडर द थीम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। इट एम्स टू एस्टैब्लिश अ नेशनल रोड मैप फॉर ड्रग फ्री इंडिया बाय year 2047. The declaration proposes a whole of society approach by integrating spiritual organizations into government's de-addiction efforts. It is primarily initiated by Ministry of Health and Family Welfare as a clinical intervention strategy. बताओ कौन सी ऑप्शन सही है? पहली दो सही हैं, एक बार देख लो इनको, सिंपल है। दूसरी भी सही है और तीसरी गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स ने होस्ट की थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन कोलैबोरेशन में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लिखा था। आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ मैं। अब तीसरी स्टेटमेंट देखो, बहुत ही जेनरिक सी स्टेटमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। तो मेंस में हम ऐसी बातें लिखते हैं यार कि यार ऐसे स्टेटमेंट मत लिखो जो जेनरिक हो, जो कहीं भी लिखी जा सकती हो। तो जो आपको जेनरिक सी स्टेटमेंट मिल गई है वो ज्यादातर सही होती है। जहां पे जनरली स्पीकिंग यूपीएससी मिनिस्ट्री में हेरफेर कर देता है, आप अपने, अगर आपको नहीं पता और आपने रिस्क लेना ही लेना है तो आप इस पे रिस्क ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी न्यूज में था, देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट अंडर आर्टिकल 129 and 215. The Contempt of Courts Act 1971 provides that fair and accurate reporting of judicial proceedings does not amount to contempt. For the High Courts, the power to punish for contempt is derived solely from the Contempt of Courts Act, not from the Constitution. The civil contempt refers to willful disobedience of any judgment, decree, direction or the order of court. Correct बताने इनमें से।
कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं करती। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कंटेम्प्ट की पावर, राइट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट की पावर देती है, बट ये डिफाइन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में दिखा, बहुत सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट है जो इसमें डिफाइन हुए हैं। दूसरी स्टेटमेंट सही है, सिंपल है कि अगर आप फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो जुडिशरी की, उसमें कंटेम्प्ट नहीं लग सकता आप पे, ये इनकरेक्ट है। जैसे सिर्फ सोलली फ्रॉम द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट हाई कोर्ट की पावर नहीं है। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर पनिश फॉर कंटेम्प्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, तो सिर्फ एक्ट के पास, एक्ट से नहीं आ रही, तो ये सही है, फोर्थ स्टेटमेंट सही है। एक बार देख लो आप। फाइनल क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर पर्संस के राइट पे एक एक्ट बना है और उसकी लीगल डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो एक बार देख लो। अ ट्रांसजेंडर पर्सन हैज अ राइट टू सेल्फ perceived gender identity, but a certificate of identity issued by DM is mandatory. If a transgender person undergoes a surgery to change their gender to male or female, they must apply for a revised certificate. अगर आपने जेंडर चेंज कर लिया सर्जरी के बाद, तो आपको सर्टिफिकेट दोबारा से चाहिए होगा डीएम के पास से। The act mandates the establishment of a national council for transgender persons chaired by Union Minister of Health and Family Welfare. The act provides for a separate judicial process and enhanced sentencing for crimes committed against transgender persons equal to those of crimes against women. करेक्ट बताना इनमें से। ये तो सही है, डीएम से चाहिए होता, ये भी सही है। अगर आपने जेंडर चेंज कर लिया अपना सर्जरी से, तो आपको रिवाइज सर्टिफिकेशन की जरूरत है। और ये फिर से देखो, यूनियन मिनिस्ट्री गलत लिखी हुई है। ये जो मिनिस्ट्री है, चेयर जो काउंसिल है, वो मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट चेयर करेगी, नॉट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये भी गलत है। जो इसमें सेक्सुअल अब्यूज की जो पनिशमेंट लिखी हुई है ना, वो 6 महीने से 2 साल इसके बीच में लिखी हुई है, वुमेन से बहुत कम है। अगर वुमेन के अगेंस्ट आप करते हो तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, बट ट्रांसजेंडर्स में वो ऐसा नहीं है। तो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इस एक्ट का। तो थैंक यू सो मच, हमने करंट अफेयर्स के देखे, आई होप आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू सो मच।